नमस्कार जनता में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर और खास खबर हम बात कर रहे हैं राजस्थान विधानसभा से। राजस्थान विधानसभा में डिमांड मांग्स में अगर दूसरे दिन की कार्रवाई की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जिसपे सबकी निगाहें भी टिकी होती हैं और सदस्य बोलते भी खुल करके हैं। हम बात करें गृह और कारागार विभाग की, जिसमें पुलिस प्रशासन उसका तंत्र आता है। रोचक बात यह है कि सदन में पुलिस को निशाने भी लिया जा रहा है, लेकिन पुलिस के प्रति हमदर्दी भी है। जो सदस्य हैं माननीय, उनका सबका कहना है कि संसाधन भी दिए जाने चाहिए। जिस तरह से अपराधी हाईटेक हो रहे हैं, हमारी पुलिस भी वैसे ही होनी चाहिए। तो हमारे साथ हरलाल सारंग जी भाजपा विधायक हैं और पूसाराम गोदारा जी कांग्रेस से हमारे साथ में हैं। पूसाराम जी, आपने भी पार्टिसिपेट किया और कैसी रोचक बहस चल रही है और क्या कुछ खास कहा जा सकता है सदन में? ऐसा है कि बहस वास्तव में रोचक चल रही है जी। पक्ष और विपक्ष में कई बार गृह विभाग को लेकर के तकरार भी हो रहे हैं जी। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में जिस प्रकार से लूट, डकैती, रेप, दुष्कर्म और मैनेजमेंट अपराध, गिरोही अपराध जो हो रहे हैं, उन घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है, घटोतरी नहीं हो रही है। इसके पीछे कारण है कि आज पुलिस के पास आधुनिक संसाधन अभी उपलब्ध नहीं है। इन्होंने नया कानून लागू कर दिया सरकार ने, लेकिन इनका तंत्र वही है। अपराधी हाईटेक हो रहे हैं। पुलिस के पास आज जो भी अनुसंधान अधिकारी है वो कंप्यूटर चलाना तक नहीं जानते। टेक्निकल तक लोगों की अलग से भर्ती की जानी चाहिए और नफरी बढ़ानी चाहिए। आज पुलिस में थानों में 40 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 30 और 40% स्टाफ बैठा है। उनके पास खटारा गाड़ियां हैं, जैसे कोई जीप है, कैंपर तक दे रखी है। मेरी विधानसभा में राजलदेसर थाना है ग्रामीण का, उसमें कैंपर दे रखी है। कैंपर के ऊपर बत्ती लगा रखी है। वो कह रहे हैं कि 15 मिनट में घूमती है और 10 मिनट में स्पीड पकड़ती है। और जबकि अपराधी 160 और 70 स्पीड के उनके पास साधन है, पुलिस से इतनी दूरी बना लेते हैं कि उनको पकड़ ही नहीं सकते। तो बताइए अपराध कैसे रुकेगा, डकैती कैसे रुकेगी? जी। सुझाव क्या दिया आपने? कि सवाल तो आपने खड़े किए कि कैसे होगा, लेकिन क्या लगता है आपको कि कैसे होना चाहिए, क्या जाना चाहिए? मैंने ये सुझाव दिया कि इसमें अलग से टेक्निकल कर्मचारियों की, सिपाहियों की भर्ती की जानी चाहिए, अलग कैडर बनना चाहिए और इस साइबर थाने जिला स्तर पर खोले जाने चाहिए और इसके अलावा आधुनिक संसाधन इनको दिया जाना चाहिए और इनको अच्छी क्वालिटी की गाड़ियां, कम से कम बोलेरो से ऊपर बोलेरो की गाड़ियां देनी चाहिए ताकि ये समय पर मौके पर पहुंच सके, समय पर अपराधियों का पीछा कर सके। और इसके अलावा जो सिपाही है वो 3600 रुपये का पे ग्रेड है बेचारों का। वो क्या है, वीट में लगाते हैं, लोगों के पीछे घूमते रहते हैं कुछ करने के लिए। ये गलत बात है। उनको भी संसाधन दिए जाने चाहिए। और आज ज्यादातर पुलिस का समय लड़कियां और लड़कियां जो भाग के शादियां करती है, उनके पीछे महीने में 10-10 घटनाएं होती है। पुलिस के दस्ते घूमते रहते हैं और नतीजा जीरो निकलता है और समाज में फ्रैक्शन पैदा होता है और उनके माँ बाप हांटते रहते हैं। और आखिर मैं चाहता हूं कि इस प्रकार के युवाओं को भी मान्यता नहीं मिलनी चाहिए ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। लिव इन रिलेशन 2-2, 3-3 बच्चों को छोड़ करके शादी कर रही है तो उन परिवारों में मर्डर तक हो गए और उनको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। उनके बच्चों का धनी कौन है, अरे वो महिलाएं, परिवार बर्बाद हो गए। इससे भी लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है। मैं ये चाहता हूं कि इसमें तो परीक्षण हो और पुलिस को मजबूत करने के लिए थाने मजबूत हो, सीओ ऑफिस मजबूत हो और पुलिस में भर्ती की जानी चाहिए और पूरी नफरी दी जानी चाहिए और कानून और व्यवस्था करने के लिए प्रिवेंटिव वर्क सबसे ज्यादा होना चाहिए। अपराधों को रोकने का, गिरोही अपराधों को रोकने का सबसे ज्यादा काम होना चाहिए। इसके लिए आपको नफरी बढ़ानी पड़ेगी। गोदारा साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं सारंग साहब का रुख करना चाहूंगा। बहुत अच्छी बात है, आपने पार्टी लाइन से भी अलग हट करके बात कही है कि जो अभी नजारा दिखता है, सरकारें बदल जाते लेकिन हालात नहीं बदलते हैं। बेशक कहने को चाहे कुछ भी कहा जाए, लेकिन थानों की स्थिति वैसी है। कई हालात बदल देते हैं तो कोई हवालात बदल देता है। सारंग साहब, आपके पास आना चाहूंगा। गोदारा जी ने सरकार के रवैये पे सवाल नहीं खड़ा किया। इन्होंने वो चीजें बताई हैं कि चाहे इनकी सरकार के वक्त रहा हो, चाहे आज की सरकार के वक्त रहा हो, ये हालात सुधरने चाहिए। बिल्कुल ये सही है कि हालात सुधरने चाहिए,
मगर एक दिन में कुछ नहीं होता। मैं सरकार से मांग भी की है, मांग करूंगा भी, और मुख्यमंत्री जी ने को कहा भी है, मीटिंग में भी कहा है। और हमारे साथी पूसाराम जी ने अभी जो डिबेट में जो भाग लिया था उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था। जो एक लड़की और लड़कों लेके भाग जाते हैं और उस माँ बाप को मना कर देते हैं, जानने से मना कर देते हैं, ये बहुत गंभीर बात है। हम पूरे सदन को, इन्होंने भी कहा था और मेरे साथियों ने भी कहा था, हम चाहेंगे कि सदन में ऐसा प्रस्ताव लाया जाए ताकि ऐसे कार्य न हो पाए। जैसा कि एक लड़की पहले 1 साल अपनी माँ गोद में रखती है, पेट में रखती है, उसके बाद 5 साल गोदी में रखती है, और उसके बाद 10, 15, 18 साल पढ़ाती है, और उसके बाद में जानने से मना कर दे। इससे दुर्भाग्य कोई नहीं होगा। माँ बाप कई तो सुसाइड कर लेते हैं, कई मुंह दिखाने लायक नहीं रहते हैं, कई कहते हैं मेरे यहाँ जन्मी नहीं थी। आखिरी समाज में बड़ा ध्रुवीकरण हो रहा है, इसको रोकने के लिए कोई प्रस्ताव लाना चाहिए। सारण साहब, आपकी बात सही है कि हम इमोशन से देखते हैं कि भावनात्मक लगाव होता है कि बच्चे को इतने साल तक पालते हैं और अचानक वो किसी के प्रेम प्रसंग में फंस करके और घर वालों को भी खारिज करके, क्योंकि वो बालिग हैं। कानून यही कहता है कि वो अपनी मर्जी से जिसके साथ में रहते हैं वो उनके साथ में रहने की आजादी है। तो कानून है, तो कानून में बात मान सकता हूं कि पीड़ा हो सकती है। उन परिजनों पे क्या गुजरती होगी जो बच्चे 1 मिनट में कह देते हैं कि हम जानते ही नहीं इनको, या फिर कह देते हैं कि हम इनके साथ में नहीं जाएंगे। लेकिन कानून हमारा ऐसा ही है। कानून जो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं बदलाव, मेरा कहे पूरा सदन ने प्रस्ताव लेके दिल्ली भेजे। ये कानून चेंज, जो कानून बनाता है सदन ही बनाता है साहब, कानून सदन बनाता है, सदन बनाना चाहिए। ये देखो आने वाले समय में क्या होगा, दिन प्रतिदिन हर साल क्या हो रहा है। अभी पुसाराम जी कह रहे 10, मैं कह रहा हूँ पिछले महीने में 38 लड़कियों का मामला है जिले के मेरे, 38 लड़कियां, और पूरा पुलिस प्रशासन उसके पीछे रहता है। एक दिन बंगाल जा रहा है, आसाम जा रहा है, एक दिन कलकत्ता जा रहा है, एक दिन गुजरात जा रहे हैं पुलिस, और वापस लौट के आ रही है। कम से कम एक घर में 50, 1 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, और आप वापस निराश होना पड़ता है। और 15-20 दिन बाद में शादी करके कोर्ट से आपका सुरक्षा लेके वापस घर आ जाते हैं, उस मना कर देते हैं। बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इसलिए मैं तो विपक्ष को और पक्ष को, दोनों को इस सदन में प्रस्ताव लेके दिल्ली भेजने का अनुरोध करूंगा कि इसमें नया अमेंडमेंट किया जाए। चलिए, बहुत सारे लोगों ने ये बात रखी है, आप सही कह रहे हैं। लेकिन अभी जैसे पूसाराम जी ने कहा कि नफरी के साथ साथ संसाधनों की भी बात करनी चाहिए। बिल्कुल, नफरी के साथ संसाधनों की बात करनी चाहिए। अभी 112 गाड़ियां थानों में मिल रही हैं। पूसाराम जी सही कह रहे हैं। मैं पिछली सरकार के लिए बारे में कुछ नहीं कहूंगा, मगर ये जरूर कहूंगा कि अभी मेरे चूरू के अंदर 8 गाड़ियां अभी 112 गई हैं, वो बड़े थानों में दी हैं। और जैसे छोटा थाना हाईवे का थाना है, उसमें भी जल्दी बोलेरो गाड़ियां, नई गाड़ियां मिल रही हैं। और अभी सराम जी कह रहे सही बात है, अपराधी 120 और 40 की स्पीड से साधन उनके पास होते हैं, 150 भी चलते हैं, फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो रखते हैं। तो ये जरूर है कि इससे भी अच्छे साधन पुलिस को मिले। और नफरी की बात जहां तक है, पिछली सरकार ने भर्तियां नहीं की थी। मैं सरकार से, मेरी सरकार से निवेदन करूंगा कि भर्ती करें और पूरे नफरी का पूरा काम हो, तभी आगे बढ़ सकता है, तभी अपराध रुक सकते हैं। देखो इस 1 साल में अपराध को मतलब जनता में अपराधियों भय है, जनता में अपना आत्मविश्वास बना है। और आने वाले समय में देखिए, हालांकि आंकड़ों की बात करें तो अभी सदन में पूसाराम जी के सदस्य ही कह रहे थे कि आंकड़ों में जरूर आप घटे हो, पर आप एफआईआर कम कर रहे हो। मैं कह रहा हूं कम से कम 25 और 30% हमारी सरकार आने के बाद में अपराध घटे हैं। कोई भी सब्जेक्ट में ले ले, अपराध घटे हैं, बढ़े नहीं, पर फिर भी और भी अपराध घटाने की जरूरत है इस राजस्थान में, ये कह सकता हूं। आपने अक्सर देखा होगा राजस्थान पुलिस के स्लोगन जो होते हैं, जो बोर्ड्स पे लगा होता है कि अपराधियों में भय, आम जन में विश्वास, उसी को लेकर के आज यहाँ पे चर्चा चल रही है। और ये हाउस की नजरें, इस हाउस पे पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई हैं कि क्योंकि सीधा एक वास्ता पड़ता है पुलिस से और पुलिस में क्या कुछ चल रहा है। पूसाराम जी, वापस आपके पास में आना चाहूंगा मैं। एक बड़ी चीज है जिससे मुझे लगता है कि आप लोग ज्यादा बेहतर समझते हैं, जिसकी चर्चा भी होनी चाहिए। चर्चा इस बात को लेकर के कि एक तो नफरी के साथ साथ में संसाधनों की बात भी की जा रही है। एफआईआर का जो जिक्र किया जा रहा है कि एफआईआर दर्ज नहीं होती, दोनों ही तरफ से दोनों पार्टियां कहते हैं कि हमारी सरकार के वक्त एफआईआर पूरी हुई, ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार के वक्त एफआईआर पूरी हो रही है, हम कभी किसी को लौटने नहीं दे रहे। इसके मॉनिटरिंग की क्या व्यवस्था होनी चाहिए कि एफआईआर हो रही है कि नहीं हो रही है? ऐसा है कि वास्तव में हमारी सरकार ने एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य कर दिया था।
वो कहीं भी एफआईआर दर्ज करा सकता है, एसपी ऑफिस में, अन्य जगह। लेकिन फिर भी आज वास्तव में एफआईआर उन लोगों की दर्ज होती है जो दबाव होता है, क्योंकि बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जिनके साथ वारदात होती है लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं होता, परिवार रखा जाता है और उसको घुमाया जाता है। इसके लिए एसपी ऑफिस में एक अलग से सेल होना चाहिए कि जुनैन परिवारों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उस गरीब व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। और अफरा तफरी में और भावनात्मक तरीके से जो पुलिस में एफआईआर दर्ज होना, अनुसंधान हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। आज की स्थिति में बहुत सी पुलिस अधिकारी ऐसे हैं जो इतने भयभीत होते हैं अनावश्यक, और लोगों को दंडित भी कर देते हैं, जेल भेज देते हैं, और फिर उनका अनुसंधान बदलने की जब बात आती है तब वो ऊपर की तरफ देखते हैं, ऊपर वाला इंतजार करते रहते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इस पर यह प्रश्न चिन्ह है। हमारी सरकार ने व्यवस्था की थी लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार परिवर्तन नहीं कर पाई है। मैं एक बात जानना चाहूंगा आप दोनों से, राजनीतिक दखल की बात कही जाती है अक्सर, डिजायर से पोस्टिंग होती है, एमएलए अपने पसंद के एसएचओ लेकर के आते हैं, वहां की सीओ लगवा देते हैं, और ये कहा जाता है कि वो केवल इनके इशारे पे चलता है। तो ऐसे क्योंकि पूरी लगभग 2.5 लाख के आसपास मतदाता होते हैं और 5 से 7 लाख उस तहसील की आबादी होती है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक एसएचओ को या डिप्टी को अपनी पसंद से कोई विधायक लेकर के जाएगा और उसके बाद में वो रिवेंजफुल एटीट्यूड नहीं होगा, यानी कि बदले की भावना नहीं होगी। ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि पॉलिटिकल दखल पहले भी चर्चा हुई है इसी सदन में कि पॉलिटिकल दखल, डिजायर कल्चर बंद करना चाहिए। गुलाब चंद जी कटारिया जो आजकल राज्यपाल भी, उन्होंने भी कहा कि ये डिजायर कल्चर बंद होना चाहिए एटलीस्ट पुलिस में। तो डिजायर कल्चर आज भी जारी है, पहले भी था, आज भी जारी है। जो मुख्यमंत्री लेवल पर वास्तव में परीक्षण होना चाहिए कि कौन सा विधायक ईमानदारी से अपने क्षेत्र में काम करके और अधिकारी मांग रहा है, उसकी बात सुननी चाहिए। लेकिन आज विपरीत परिस्थितियां हो रही है और वो अपने स्वार्थ परत से अपने अधिकारी शोध को सर्च करके ले जाते हैं और वो वास्तव में गड़बड़ करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी भी हमने हमारे राज्य में, इनके राज्य में भी देखा है, बिल्कुल वो पुलिस में न्याय करने का प्रयास करते हैं। ये मैं देखा है कि आज भी देखा है, मेरे राज्य में भी देखा है। किसी ने कह दिया न्याय होगा इसमें, मुझे ऐसा लगता है मैं ये करूंगा, ऐसे कहते भी मैंने पुलिस अधिकारी ईमानदार भी है और वो मानवीय दृष्टिकोण को भी दृष्टि में रखते हैं कि इसके साथ अन्याय हुआ है, होना चाहिए, इसके साथ नहीं हुआ है, दबाव में किसी को फंसाने का काम नहीं करेंगे। ऐसे कम से कम 25-30% अधिकारी आज भी मौजूद है। लेकिन ये डिजायर सिस्टम को ज्यादा बढ़िया नहीं है, लेकिन तानाशाही अधिकारियों के खिलाफ में परीक्षण करने के बाद डिजायर माननी भी चाहिए। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। देखिए, अगर अच्छे अधिकारी नहीं होते सिस्टम नहीं चल सकता। योग्यता के आधार पर अधिकारी अपने उससे चुन करके आते हैं, बनकर के आते हैं, परीक्षा देकर के आते हैं। उनकी निष्ठा और ईमानदारी पे हमें भरोसा रखना चाहिए। लेकिन अगर प्रेशर होगा तो मुझे लगता है कि हम इस स्ट्रक्चर को खराब करते हैं। जी सारण साहब, क्या लगता है आपको कि राजनीतिक दखल, डिजायर कल्चर पुलिस में बंद होना चाहिए? देखिए, मेरे साथी पूसाराम जी ने कहा है डिजायर की बात, बिल्कुल पहले भी चलती थी और हमारे प्रधानमंत्री तब कह गए कि डिजायर नहीं चलेगी। उसके बाद थोड़ा बहुत है, बाकी हमारे यहाँ तो ऐसी डिजायर की कल्चर नहीं है। जो पुलिस अधिकारी आता है ईमानदार तो रहता है, नहीं तो उसको उठा देते हैं। बाकी तो देखो, थोड़ा बहुत तो जहाँ बैठा होता है एसपी, तो उसको टेलीफोन करते हैं, तो सरकार में होता है तो मानते ही है, तो कहने जरूरत ही नहीं है। सरकार में वाजिब बात तो सबकी सुनी जाती है, अगर विपक्ष भी सुनी जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। डिजायर जो चल रही है अब बहुत कम हुई है, पहले बहुत ज्यादा डिजायर होती थी। पहले तो डिजायर 1 सेकंड में एपी हो जाता था, एक मिनट में दूसरा एसएसओ लग जाता था। आज ऐसा नहीं है। मेरे 1.25 साल में कोई आदमी एपीओ नहीं हुआ, कोई आदमी चेंज नहीं हुआ, 1-2 छोड़ के जिसने अच्छा काम नहीं किया था एसपी चेंज किया। मेरिट्स पे आधार पे आपको नहीं लगता कि पोस्टिंग्स होनी चाहिए पुलिस? मेरिट के आधार पर पोस्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि जब ही पता चलता है कि आदमी अच्छा काम करे तो इससे और अच्छा काम करे, मेरिट के आधार पर होना चाहिए। मैं मानता हूं इस बात को। सारण साहब, एक समाज के सामने, प्रदेश के सामने और देश के सामने, और मैं तो कहूंगा दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती हो रही है माफियाज की। ड्रग माफिया हो या फिर विदेशों में बैठे छोटी छोटी सी गैंग्स बना दी जाती हैं और पढ़े लिखे युवा भी उसकी गिरफ्त में जा रहे हैं। आपको लगता है कि ये पार्टी लाइन से अलग हटकर के एक चिंता का विषय है? बिल्कुल पार्टी लाइन से हटके ये चिंता का विषय है कि मेरे चूरू में भी मतलब ऐसे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है कि बैठे ही कहीं दुबई में बैठा आदमी व्यक्ति कभी किसी सरपंच को टेलीफोन कर रहा है, किसी कोई व्यापारी को टेलीफोन कर रहा है, किसी किसान को टेलीफोन कर रहा है,
जिसके पास कोई दो पैसे हैं उनको टेलीफोन कराएगा, मैं ये कर देंगे वो कर देंगे। बड़ा चिंतन विषय है। पार्टी अलग छोड़ के मैं कहूँ सदन में ऐसा प्रस्ताव आना चाहिए कि गैंग है इसको ध्वस्त करना चाहिए, नहीं तो आने वाला समय खराब है। क्योंकि हर आदमी को भय मुक्त करना जरूरी है। ये जो गैंग पली है, ये गैंग अभी धीरे धीरे विदेशों में जाके टेलीफोन नंबर दे देते हैं यहाँ के लोग, जो आप बता रहे हो ना, नीचे छोटे छोटे लोगों को, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है। और उसके साथ जब छोटे छोटे लोग मिल जाते हैं वो टेलीफोन दे देते हैं, तो मैं चाहूंगा कि इसमें बिल्कुल पूरे सदन को प्रस्ताव लेके इसको रोकना चाहिए। एक नशे की गिरफ्त में भी जा रही है हमारी युवा पीढ़ी, खोखली होती जा रही है। इसको लेकर के भी मैंने कई सदस्यों के मुंह से सुना है कि ये हमारे लिए बहुत गंभीर विषय है। बिल्कुल, ये बहुत गंभीर विषय है। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और धीरे धीरे चूरू में भी पनप रहा है नशे का कारोबार। इसे आने वाला युवा पीढ़ी बिल्कुल बहुत खतरनाक काम है कि पहले तो ये सब, अब तो क्या पता कौन से नशे चल रहे हैं, चिट्टा चल रहा है कि पहले तो कोई छोटा मोटा एक दारू का या अमल का नशा होता था। आज तो तरह तरह के नशे हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं। सारे दिन बच्चे गोलियां, पता ही नहीं चलता है। पहले नशे में पता चल जाता था, आज पता ही नहीं चलता कि बच्चा कर क्या रहा है। ये बहुत गंभीर बात है। इसलिए मैं तो पक्ष विपक्ष से दोनों से कहूंगा इसमें कोई अच्छा अमेंडमेंट लाके इसको रोकना चाहिए। हालांकि सरकार ने नारकोटिक्स की तर्ज पे ही यहाँ पे भी एक स्टेट में एक ऐसी सेल बनाई है जिसमें एसओजी को उसके साथ में एसोसिएट किया है। और वो, लेकिन अभी जिस तरह के रिजल्ट्स आने चाहिए, या ये यूं कहूं कि संसाधन मिलने चाहिए ताकि आपके पास में योग्य अधिकारी हैं। एसओजी में बहुत अच्छी टीम बैठी हुई है, वो लोग कर सकते हैं। एक बड़ी चुनौती है पूसाराम जी, आप लोग भी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी विधायक या क्षेत्र इससे प्रभावित नहीं होगा नशे के कारोबार से। और जो धमकियां देते हैं, छोटे छोटे से गैंग्स बन गई हैं, कोई पर्ची पकड़ा के चला जाता है, कोई फायर करके धमकी देके जाता है कि अंजाम बुरा होगा। इससे कैसे निपटा जाए? बिल्कुल ये बात सही है कि नशे की प्रवृत्ति और धमकी, इससे पुलिस संसाधन को हरेस होता है, आम जनता को हरेस होता है, लोगों में भय पैदा होता है। बहुत सी ऐसी घटनाएं हमारे सुजानगढ़ और रतनगढ़ में भी, जिनको बेचारों को धमकी दी और उनको लूटने की दी गई, उनके परिवार के लोगों को किडनैप करने की धमकियां दी गई, और कई जगह ऐसा हुआ भी है। तो ये बहुत गंभीर मामला है। इसके लिए सर्च होना चाहिए, और पकड़ में आने के बाद चाहे विदेश में हो चाहे देश में हो, उनके प्रति किसी भी प्रकार का नरम रवैया नहीं होना चाहिए। नहीं तो अगर ये धमकियां देना, लोगों को किडनैप कर लेना या किसी को अनावश्यक अपना लाभ उठाने के लिए डराना धमकाना, ये बहुत गलत बात है। इसके अलावा भी मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए एनडीपीएस एक्ट के तहत हर जिले में एनडीपीएस थाना खोला जाना चाहिए, और उसमें ऐसे लोगों को लगाया जाना चाहिए जो ट्रेंड हो और सिस्टम को पूरे को वॉच आउट करके, और ऐसे लोगों को पकड़ में लिया जाए जिसके कारण से उन्हें सबक सिखाई जा सके। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। नशे से सारे लोग परेशान है। वास्तव में आज के युवा नशे से इतने प्रभावित है कि आने वाली पीढ़ी को भोगना पड़ेगा। और इसके अलावा मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस को अपने दम पर काम करना चाहिए, पुलिस को दबाव में नहीं आना चाहिए। लेकिन आज भी मैं ये नहीं कहता गलत काम करो, मैं ये कहता हूं सही काम में किसी को नहीं बख्शा जाए। आज दारू है, दारू माफिया, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए करते हैं, जो वास्तव में दारू की ब्लैकिंग करते हैं, उनको नहीं पकड़ा जाता। सिर्फ सरकार द्वारा अधिकृत शराब जिसकी उन्होंने क्वालिटी बढ़ा दी, और फिर अधिकारी उन्हीं को परेशान कर रहे हैं, और ब्लैक की दारू जो सरकार की अधिकृत दारू उसको दिखा करके मुकदमे बनाते हैं। इससे व्यवस्था बिगड़ती है, और जो अवैध रूप से दारू बेच रहे हैं उनका कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है। ये उल्टा चोर कोतवाल ने डांट रहा है। ऐसी स्थिति में ये भी इनको रोकने की कार्रवाई करनी चाहिए। एनडीपीएस के साथ में मुझे लग रहा है कि जो धमकियों की बातें हैं, विदेशों में बैठी गैंग है, उनके लिए मैं सारन साहब का रुख करना चाहूंगा। इसमें केंद्र सरकार को भी राज्यों के साथ में कोऑर्डिनेट करना चाहिए और ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए कि धमकियां, हालांकि किया भी जा रहा है कई अपराधियों पे। पिछले दिनों जब अमित शाह ने मीटिंग ली थी, केंद्र के गृह मंत्री हैं, उन्होंने राज्यों के साथ में कोलैबोरेट भी किया था कि ऐसे गैंगस्टर्स को आइडेंटिफाई करके और एक जगह पे सिस्टम पहले से हाईटेक हुआ है, फिंगरप्रिंट भी लिए जा रहे हैं, एक पूरा एक सिस्टम भी क्राइम का तैयार कर दिया गया है, एक सेल भी बना दी गई है दिल्ली में एनसीआरबी के साथ में,
ताकि आप देख सके कि इस तरह की हरकत या घटना को अंजाम देने वाले दूसरे राज्यों में भी क्या कहीं हैं, तो उसे फिंगरप्रिंट और इनमें आसानी हो जाती है। लेकिन अभी अगर संसाधन की बात करें तो एफएसएल की जैसे रिपोर्ट्स नहीं आ पाती हैं, उसे अनुसंधान में विलंब होता है। कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिसमें वास्तव में एक बार के लिए अभी जैसे आरोप लगाया कि पुलिस के बजट में ही कमी कर दी है, तो हम हाईटेक कैसे होंगे? बिल्कुल है, अगर बजट में कमी की है तो बजट बढ़वाया जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी 1 साल पहले यहाँ डीजीपी, हिंदुस्तान के डीजीपी की मीटिंग ली थी और उस टाइम तय हुआ था कि जो क्राइम करने वाला वो बख्शा नहीं जाएगा। और जल्दी अब आपके सामने अमित शाह जी ने, हमारे गृह राज्य मंत्री, दिल्ली के गृह मंत्री जी ने मीटिंग करके कहा था कि ये लोगों की पहचान की जाएगी। और मैं तो मुख्यमंत्री से मांग भी करूंगा कि जो संसाधन कम है उनको बढ़ा के इन अपराध को अंकुश लगाया जाए और इनको पकड़ने में कोई भी कोताही नहीं बरती जाए, ताकि आगे आने वाला समय ठीक हो। सारंग साहब, एक बात जरूर उठती है और ये बाहर भी कही जाती है, अंदर भी आपके कई साथियों ने कहा कि राजनीतिक संरक्षण भी अपराधियों को मिलता है। बिल्कुल ऐसी बात मेरे जानकारी में नहीं है, न तो पक्ष में लग रही है न विपक्ष में लग रही है। ये कोई बात करता है तो बड़ा बनने के लिए करता होगा। अपराधी के साथ मिलना मेरे समझ में कोई आदमी, राजनीतिक आदमी नहीं होगा, क्योंकि कभी ये आपको पता है कि कब पता थोड़ी चलता है ये गैंगस्टरों किसके साथ है किसके साथ नहीं है। ये तो किसी के साथ नहीं है, ये तो किसी पक्ष के साथ नहीं है, ये तो इनको तो पैसा चाहिए। ये मैं कभी नहीं मान सकता कि पक्ष के साथ या विपक्ष के साथ गैंगस्टर का संबंध हो, ये मैं नहीं मानता। पूसाराम जी, कई बार ये चर्चाएं आती हैं कि कई बार इस तरह की चर्चा आती है कि राजनीतिक संरक्षण भी मिलता है अपराधियों को। बिल्कुल सुनने में आया है। मैं तो देखो 35-36 साल से पॉलिटिक्स में सरपंच भी रहा हूं, प्रधान रहा हूं मैं 4 बार, जिला परिषद मेंबर हूं, विधायक हूं। हमने तो ऐसा राजनीतिक संरक्षण देते देखा नहीं। और हम जिन नेताओं के साथ रहे उनको भी गुंडागिर्दी करने वालों को, बदमाशी करने वालों को और गिरोही अपराधियों को संरक्षण देते हुए नहीं देखा। लेकिन चर्चाएं क्यों आती हैं? चर्चाएं इसलिए आती है, कुछ ऐसे पॉलिटिशियन होते हैं जो कुछ न कुछ ऐसे धंधों से जुड़े हुए हैं, जिनको इस प्रकार की गिरोह, इस प्रकार की गैंग चाहिए, जिनको धमका करके उनका लाभ लिया जा सके। ऐसे कुछ राजनीतिक 10-5% हैं जो ये लाभ लेने के लिए उनको संरक्षण देते हैं। इसका खुलासा होना चाहिए ताकि राजनीति में प्योरली। छोटा सा सवाल है, जेलों के अंदर से धमकी दी जाती है, वहां से गैंग्स चल रही हैं, मोबाइल फोन पहुंच जाते हैं और ऐसा आराम की जिंदगी जीते हैं। ऐसा है कि गरीबों को तो कोई मोबाइल देता नहीं, न बात करने देता। गरीब के परिवार वाले लोग जाते हैं तब भी भ्रष्टाचार की बात होती है, वहां पैसे मांगने की। लेकिन जो हाईटेक अपराधी है और जो लंबे चौड़े जुर्मों से जुड़े हुए हैं, बहुत से ऐसे नाम आते हैं जिनको आज कई राजनेताओं धमकी दे के संरक्षण ले रखा है। वो उन लोगों का, ऐसे लोग हैं जो वास्तव में जेल अधिकारी बैठे हैं, वो वास्तव में उनसे मिले हुए हैं, बेके से मिले हुए हैं या पैसे के बल पर मिले हुए हैं। और ये वास्तव में सही बात है कि जेलों से इस प्रकार का कार्य होना बंद होना चाहिए और जो भी अधिकारी इसको संरक्षण दे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं एक बार 30 सेकंड आपसे इस बारे में और जानना चाहूंगा कि जेलों को लेकर के व्यवस्था के बड़े सवाल उठ रहे हैं कि धमकी दी जाती है, वहां हाईटेक होने के बावजूद भी मोबाइल पहुंच जाता है, ऐशो आराम की चीजें पहुंच जाती है और पूरी तरह से बैठ के राजाशाही तरीके से गैंग चलाती है। देखिए, धीरे धीरे जेलों में भी व्यवस्था ठीक हो रही है। आप देखिए पीछे का आंकड़ा उठा के, अब का 1 साल का आंकड़ा देखिए, पीछे 1 साल का देख लीजिए। चर्चा है कि मुख्यमंत्री को जेल से धमकी मिल रही है। ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है। कोई भी आदमी के पास जिसने धमकी दी है और वो जिस जेल में जेलर था या कोई भी अधिकारी, तो कार्रवाई होनी चाहिए। ये दुर्भाग्य है, जेल से किसी भी को, मुख्यमंत्री को धमकी दे कि आज जनप्रतिनिधि को धमकी दे या किसी को भी धमकी दे, दुर्भाग्य है। चलिए, मेरा एक और ऐसा विशेष अधिकार हनन पे आप लोगों ने हंगामा किया और सत्ता पक्ष को आपने घेरने की कोशिश। सत्ता पक्ष का कहना है कि झूठे आंकड़े पेश नहीं किए जाने चाहिए। ऐसा है कि विशेषाधिकारी हनन पर प्रस्ताव आया, वास्तव में ऐसी वो कोई बात डॉक्टर सुभाष गर्ग ने नहीं की जो सदन में उनके खिलाफ विशेषाधिकार लाया जाए। उन्होंने अपने क्षेत्र की बात को सोच समझ करके उठाया। 19-20 हो सकता है, हर चीज का राजनेता होता है, उसको तत्काल आंकड़े इकट्ठे करना, सूचना, ये तो स्वीकार करते ही है कि 30 लोगों को तो नोटिस दिया गया है, भले ही चाहे उस होल तक दिए गए हो जिसके लिए विवादित हो, दिए गए हैं। इतनी छोटी बात पर विशेषाधिकार नहीं आना चाहिए। आज मेरे से पूर्व है
गृह मंत्रालय पर एक माननीय सत्ता पक्ष का सदस्य बोल रहा था, वो सीधा पूर्व मुख्यमंत्री पर गए, वो सोना उठाने के लिए सीधा उनका दखल था। तो इतना बड़ा गंभीर प्रश्न, जिस राजस्थान का 3 बार मुख्यमंत्री रहा, तो वो सत्ता पक्ष का आदमी, उसके पास क्या प्रूफ है? मैं तो ये तब मानूंगा कि अगर उनके खिलाफ विशेषाधिकार पर अगर प्रस्ताव लाएंगे तब तो मान लेंगे, नहीं तो ये बात गलत है। सुभाष गर्ग के खिलाफ में जो आया है विशेषाधिकार प्रस्ताव, वो गलत है। सत्ता पक्ष को इसको पुनर्विचार करके उसको निरस्त करना चाहिए। चलिए मेरे सर आपसे आखिरी है, सारण साहब, विशेषाधिकार हनन के मामले में विपक्ष ने नाराजगी जताई है। देखिए, विपक्षी नाराजगी जताना तो एक काम है, मगर जो सुभाष गर्ग एक सीनियर विधायक है, उसको बिना तथ्य के आधार पर तीनों बातें गलत कही, इसलिए विशेष अध्ययन प्रस्ताव पारित आया है। बाकी देखिए कि उन्होंने कहा कि गोठवाल जी ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पे आरोप लगाया कि सोना उनकी उसमें सिरपस्ती में था, तो ये उनके पास में फैक्ट्स तो देना चाहिए, नहीं तो फिर विशेषाधिकार हनन आना चाहिए, कांग्रेस का कहना है। देखिए, मैं उस टाइम नहीं था, अगर ऐसी बात है तो मैं देख के पूछ के बताऊंगा। अगर ऐसा कोई भी काम करे, कोई भी बिना तथ्य की बात इस सदन में नहीं होनी चाहिए। 8 करोड़ जनता देख रही है, चाहे मैं हो, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, बिना तथ्य की बात, हाँ कम बत्ती हो सकती है, टेलीफोन कैसे, एक बात सत्य होनी चाहिए, मगर अगर बिल्कुल झूठ बोलने का कोई तथ्य अधिकार रखता है, मैं तो ये सोचता हूँ सदन की मर्यादा को तार करता है। और ये 8 करोड़ जनता देख रही है कौन सत्य बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया सारण साहब और पूसाराम गोदारा जी का, जिन्होंने खुलकर के चर्चा की, पार्टी लाइन से अलग हट करके भी उन्होंने बात की है। और रोचक बहस यहाँ पे गृह और जेल विभाग में, क्योंकि जिस तरह का स्ट्रक्चर बना है उस पर हर बार सवाल खड़े होते हैं, सुझाव भी दिए जाते हैं, लेकिन खैर कुछ स्थितियां चर्चाओं से ही सुधरती हैं, ये उम्मीद की जानी चाहिए। विशेषाधिकार हनन को लेकर के भी हंगामा रहा विधानसभा में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।